प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का किया उद्घाटन। कहा, काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं। प्रधानमंत्री ने भाषाई भेद को दूर कर भावनात्मक एकता कायम करने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। पीएम ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने कहा, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी में पूर्वोत्तर को मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम आज गुजरात के वलसाड में चुनावी रैली को भी करेंगे संबोधित। वापी में करेंगे रोड शो। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, पूरे गुजरात में विकास के रिकॉर्ड के कारण भाजपा के लिए है प्रबल समर्थन। कहा, विपक्ष का गुजरात विरोधी एजेंडा व्यापक रूप से किया जा रहा है खारिज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। आतंकवाद को बताया विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा नासूर। आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ ठोस और दीर्घकालिक लड़ाई पर दिया जोर। जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में मसाज कराते हुए सीसीटीवी वीडियो को लेकर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। आपके ईमानदारी वाले दावे पर उठाए सवाल। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाने पर भाजपा प्रवक्ता ने कसा तंज। कल दोहा के अल बायर स्टेडियम में होगा फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन। लगभग एक महीने तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में 32 टीमें ले रही हैं भाग। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच होगा पहला मुकाबला। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सेरेमनी में लेंगे भाग। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। भारत की सांस्कृतिक सूत्रों का ये अद्भुत संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत को समृद्धि दे रहा है। प्रधानमंत्री ने संगमम में हिस्सा ले रहे छात्रों और विद्वान जनों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने संगमम के दौरान प्राचीन तमिल काव्य साहित्य तिरुक्कुलर का विमोचन किया। इसका 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, काशी और तमिलनाडु का बंधन अटूट है। भाषा साहित्य का बंधन हो, सौंदर्य हो। काशी और तमिल का सांस्कृतिक स्वाभाविक जुड़ाव संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने इंफ्रा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने ईटानगर के नजदीक ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के लिए ये पहला एयरपोर्ट भी है। ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी है। 640 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से ये तैयार हुआ। 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित हवाई अड्डे की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में रखी थी। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के होलोंगी में स्थित है। इसका रनवे 2300 मीटर लंबा है, जो बोइंग 747 की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पर्याप्त है। यहां 200 यात्रियों को एक साथ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। 8 चेक इन काउंटर
यहां उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का भी लोकार्पण किया। कुल 8,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैले इस परियोजना से अरुणाचल प्रदेश के लिए बिजली की उपलब्धता न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि प्रदेश के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर मखौल उड़ाया। एयरपोर्ट का उद्घाटन इस तरह के लोगों को करारा जवाब है। पीएम मोदी ने कहा, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मैंने इसका शिलान्यास किया था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी की सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय बनाया। पूर्वोत्तर को अब सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बिल्कुल अलग तरह के दौर का गवाह रहा है। दशकों तक ये क्षेत्र उपेक्षा और उदासीनता का शिकार रहा। जब दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बनाने वालों को सिर्फ इतने भर से मतलब था कि किसी तरह यहां चुनाव जीत जाए। आप जानते हैं ये स्थिति कई दशकों तक बनी रही। जब अटल जी की सरकार बनी उसके बाद पहली बार इसे बदलने का प्रयास किया गया। वो पहली सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनके बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पहले की सरकारें सोचती थी कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, नॉर्थ इतना दूर है, दूर सुदूर सीमा पर बसे लोगों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें आखिरी गांव नहीं, आखिरी छोर नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में रोड इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज
दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर बॉर्डर एरियाज में सड़कें और हाईवे बन रहे हैं। केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए और खर्च करने के लिए जा रही है। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी आएंगे। अरुणाचल के कोने कोने में प्रकृति ने इतनी खूबसूरती दी है। हर गांव में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। होम स्टे और लोकल उत्पादों के जरिए हर परिवार की आय बढ़ सकती है। उसके लिए जरूरी है कि गांव-गांव तक पहुंचने की व्यवस्था भी हो। इसलिए आज अरुणाचल के 85% से ज्यादा गांवों तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जा चुकी है। साथियों, एयरपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद अरुणाचल में कार्गो सुविधाओं की बड़ी संभावना बन रही है। इससे यहां के किसान अपनी पैदावार अरुणाचल के बाहर बड़े बाजारों में आसानी से बेच सकेंगे। उन्हें आज की तुलना में कई गुना ज्यादा पैसा मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी अगर एयरपोर्ट बनता है तो जमीन और फंड की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद अधिकारियों को निर्देशित करके सारी व्यवस्था कराई, जो उनके अरुणाचल के प्रति लगाव को दर्शाता है। एक स्पेशल डायरेक्शन दिया, कुछ भी कठिनाई हो एयरपोर्ट बनने के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले जमीन मिलना मुश्किल था, फिर यह कॉम्पेंसेशन का इशू था। देश में कहीं भी एयरपोर्ट बनते हैं उसका जमीन हर चीज का जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है। कॉम्पेंसेशन का कोई व्यवस्था नहीं होते हैं, लेकिन यहां एक विशेष परिस्थिति बन गई थे। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कार्यालय के अधिकारियों को बोलकर कुछ भी करो, आगे बढ़ना है। तो ये कॉम्पेंसेशन जो अमाउंट पैसा दिया है वो तक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है। तब जाकर के आज ये एयरपोर्ट हमारे सामने में बन के आज खड़े हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि ये अरुणाचल की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। इतिहास बनता नहीं है, इतिहास लिखा जाता है। 3 साल पहले 2019 में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। कोविड के बावजूद 3 साल के अंदर एयरपोर्ट बनकर तैयार होना अरुणाचल के लिए गर्व की बात है। अरुणाचल में बहुत खुशी का अवसर है। आज तो मैं कहूंगा कि आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और आप सबको पता है कि इतिहास बनता नहीं, इतिहास को लिखा जाता है। और मैं आज पूरे अरुणाचल की जनता की तरफ से एक बार फिर इतिहास बनाने वाला देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस सुंदर भूमि अरुणाचल में स्वागत करते हैं। 3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ईटानगर आया 2019 पर, और उन्होंने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया। उसका बाद भले ही कोविड आया, मगर 3 साल के अंतर्गत आज ये ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट खुद प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ के यहाँ पे लैंडिंग हुआ। तो हम पूरे अरुणाचल के लिए कितना गर्व का बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को विकास से जुड़ी कई सौगात दी हैं, जिनमें डोनी पोलो एयरपोर्ट भी शामिल है। विकास की इन सौगात का जायजा लिया हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास होलोंगी में इस नए एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को देश के हवाले किया, सुपुर्द किया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि कैसे उनकी सरकार के लिए नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास बहुत ज़रूरी है और एक की प्रायोरिटी एरिया है। उनका कहना था कि अगर एक नया भारत का विकास होना है, सबका साथ सबका विकास होना है, तो उसका इंजन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही होंगी और उसमें अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा होगा। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, रेलवेज,
एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड्स तो नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस रहा ही है। पिछले 8 सालों में बहुत ही ज़्यादा स्टेडिली और बहुत ही तेज़ रफ्तार से ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे किए गए हैं। इसके अलावा एक कामेंग नदी पर, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग नदी पर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट्स है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोदी सरकार का एक की कंसर्न एक और है, उसको जीवंत करता है। वो है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर उनका फोकस, और ये जो है बिल्कुल कार्बन फ्री और कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी से अरुणाचल प्रदेश को तो और नेशनल ग्रिड को भी पावर दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश को पावर के लिए सेल्फ सफिशिएंट कर रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश खुद 1200 मेगावाट्स पावर की कैपेसिटी जनरेट करने की रखता है। उसके अलावा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि बहुत पानी की बहती नदियों का बहुत अच्छा भंडार है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर इसका विकास बहुत पोटेंशियल अरुणाचल प्रदेश में रखता है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार और तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के वलसाड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम वापी में भी रोड शो करेंगे। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पूरे गुजरात में विकास के रिकॉर्ड के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रबल समर्थन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गुजरात विरोधी एजेंडा व्यापक रूप से खारिज किया जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी ने पहले चरण की 89 सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत की। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 6 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत 15 राष्ट्रीय संगठन के नेता और मंत्री चुनाव प्रचार में कूदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाले उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या संगठन आतंकवाद को अकेला नहीं हरा सकता। टेररिज्म, लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अमित शाह ने कहा अभी हाल ही में सामाजिक गतिविधि की आड़ में युवाओं को कट्टरपंथ बनाकर और उन्हें आतंक की तरफ धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि हर देश को ऐसी संस्था को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हाल में ही भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकी और धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को संबोधित किया। ट्विटर पर उन्होंने बताया कि आज नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर सत्र में बात की। हाल के वर्षों में आतंकवादी खतरे के बढ़ते दायरे और तीव्रता के पीछे के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला। और बुलेटिन में अब ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल बिस्तर पर लेटे हुए कुछ पढ़ रहे हैं और पैरों की मालिश करवाते भी नजर आ रहे हैं।
जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में मसाज कराते हुए सीसीटीवी वीडियो को लेकर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ खिलवाड़ करवा रहे हैं और वे एक महाठग हैं। सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिसपे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस है, उससे छेड़छाड़ ना करें, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां 4 व्यक्ति अंदर आ रखे हैं। ये आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे, आरोप लगाते हैं आप पे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। गौरव भाटिया ने वीडियो पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन मिलकर जेल के अंदर वसूली का रैकेट चला रहे हैं। उन्होंने कहा, महाभ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन जेल के अंदर से ये तय करते हैं कि उन्हें किससे वसूली करनी है। सुकेश चंद्रशेखर वाला प्रकरण इस बात का सबूत है। ये जो मसाज करने व्यक्ति आता है, ये ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ही कोई जुड़वा भाई है भ्रष्टाचारी। वो मसाज देते देते कागजों का एक पुलिंदा निकालता है। कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी ठग सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उसके बाद वो कागज का ये पुलिंदा पूरा निकाल के दे देता है। अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दिया है। वो देखते हैं ऐसे पलट पलट, ये काम ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा है, किससे कितनी वसूली करनी है। ठगों से भी वसूली कर ली थी, सुकेश चंद्रशेखर याद आ गए, तो अंदर वसूली रैकेट भी पूरा चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भारत के युवा सामर्थ्य और प्रतिभा का स्वर्णिम प्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, आज विकास के मोर्चे पर हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और हम जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज के दिन दुनिया में युवा शक्ति का प्रमुख केंद्र हमारा भारत है। हमने कुछ महीने पहले जिन लोगों ने हमारे पर लंबे समय तक राज किया, उनकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया में 5वां स्थान प्राप्त किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। 2022 में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स विद ह्यूज फिस्कल डायमेंशन जो भारत के हैं, वो चाइना के भी नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आज अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति तथा संसदीय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल थे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव की अध्यक्षता में होने वाले समारोह में सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि एक तरफ काशी में पीएम के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं इग्नू में भी आज हिंदी और तमिल भाषा को माध्यम बनाकर यहां कई कोर्स चलाए जा रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी काशी में और तमिल संगम सम्मेलन कर रहे हैं, और आज इग्नू के 37वें स्थापना दिवस पे हिंदी और तमिल का आप मेल करा रहे हैं। और उस घर को प्रधानमंत्री जी संग्रहालय बनाने की घोषणा करें, जहां सुब्रमण्यम भारती काशी में रुके थे। राजधानी दिल्ली में आज वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार और राजकुमार रंजन सिंह ने इस साल 39 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें 28
सरकारी स्कूल और 11 प्राइवेट स्कूल हैं। स्कूलों में साफ सफाई और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने और इस दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मान्यता देने के मकसद से 2016-17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2021-22 के लिए करीब 8,23,000 स्कूलों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिनमें से 39 स्कूलों का चयन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया। Cleanliness in school is very, very important, and at the same time, water, sanitation and hygiene play a significant role in determining the health of the students, their attendance, dropout rate and learning outcomes. We aim to create a positive environment in schools by promoting cleanliness. In order to promote Swachhata in school, Government of India has included a Swachhata Action Plan grant for school to facilitate cleanliness and hygiene in schools. A maximum of ₹1 lakh is sanctioned to schools as per enrollment of the Samagra Shiksha scheme. मलेशिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। देश भर में मतदान के लिए उत्साहित मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। विपक्ष के नेता अनवर इब्राहिम ने भी मतदान किया। इससे पहले शुक्रवार को प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने जनता से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। अगर ओपिनियन पोल की माने तो किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मलेशियाई संसद की त्रिशंकु होने की आशंका है। इस चुनाव को 1957 में स्वतंत्रता के बाद से सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।